मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। हम सॉरी औरंगजेब के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने औरंगजेब किस प्रकार से शासक बना, उसके उत्तराधिकार के संघर्ष के विषय में हमने चर्चा की। किस प्रकार उत्तराधिकार के संघर्ष में उसने अपने सभी भाइयों को पराजित करके, उनकी हत्या करके किस प्रकार वो शासक बनता है। और इसके बाद जो औरंगजेब ने लगभग जो 50 वर्ष तक शासन किया, उस 50 वर्ष के शासनकाल के दौरान उसने किन किन नीतियों को फॉलो किया, कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई, जिसमें धार्मिक नीति है या राजपूत नीति की हम बात करते हैं, अकबर की जो मध्य एशिया की प्रति नीति है, दक्षिण नीति है, तो विभिन्न पॉलिसीज़ है अकबर जो औरंगजेब की, उसकी विषय में हम चर्चा करेंगे। औरंगजेब की जहाँ तक दक्षिण की नीति का प्रश्न है, तो औरंगजेब की दक्षिण नीति से का अध्ययन करने से पूर्व हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसके पूर्ववर्ती शासकों की दक्षिण भारत के प्रति है वो क्या नीति थी। उसने पूर्ववर्ती जो जो शासक थे, जिसमें बाबर था, हुमायूं था, जहांगीर था और शाहजहाँ था, उन्होंने दक्षिण भारत के प्रति है वो क्या नीति अपनाई, उसका अध्ययन हमें ज़रूरी है। तो देखिएगा, जहाँ तक बाबर का प्रश्न है, मुगल सम्राट बाबर की हम बात करते हैं, तो बाबर के समय में दक्षिण भारत में खानदेश था, बराड़ था, अहमदनगर था, बीजापुर और गोलकुंडा और बिदर, ये मुस्लिम स्टेट्स थे दक्षिण भारत में। और विजयनगर है वो आप जानते हैं कि एक शक्तिशाली है वो हिंदू राज्य था। कृष्णदेव राय यहाँ का महत्वपूर्ण शासक था, जिसमें अपने दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात जो हमने प्रांतीय राज्यों के बारे में अध्ययन किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात है वो किस प्रकार दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन होता है और किस प्रकार दक्षिण भारत में भी है वो छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, जिसमें खानदेश, बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर, विजयनगर, behmनी ये प्रमुख थे। तो बाबर को तो दक्षिण भारत के अंदर है वो समय नहीं मिला, उसने उत्तरी भारत के अंदर ही है वो अपना साम्राज्य स्थापित किया। और उसके पश्चात हुमायूं है, वो भी आप जानते हैं कि हुमायूं भी अपनी नीतियों के कारण से, अपनी भूलों के कारण से है वो भटकता रहा। तो दक्षिण भारत के में इसको उत्तर भारत को समेटने में समय नहीं मिला, तो दक्षिण भारत में क्या करता। लेकिन आप जानते हैं कि जो अकबर के समय में है वो अकबर ने दक्षिण भारत के प्रति है वो साम्राज्यवादी रुख ही अपनाया। और अकबर के समय में दक्षिण भारत के अंदर खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा ये 4 राज्य थे। अकबर की दक्षिण नीति में हमने देखा था। और आप ये जानते हैं कि अकबर के काल में ही है वो किस तरह से तालीकोटा का युद्ध होता है जनवरी 1565 को, और उसमें किस प्रकार से बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर की जो शुंग सेनाएं हैं वो विजयनगर को पराजित कर देती हैं। तो उससे इसके पश्चात है वो दक्षिण भारत के अंदर 4 राज्य शेष रह जाते हैं अकबर के समय में, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। तो अकबर ने जो नीति अपनाई दक्षिण भारत की प्रति नीति, उसके अंतर्गत उसने उसकी नीति है वो सफल रहती है। और वो अकबर की दक्षिण नीति के फलस्वरूप है वो जो खानदेश है दक्षिण का वो है, और जो अहमदनगर का जो आधा भाग है वो मुगल साम्राज्य के अंदर वो मिल जाता है। तो एक प्रकार से अकबर की दक्षिण नीति सफल रही, वो खानदेश को मुगल साम्राज्य का अंग बनाने में, और अहमदनगर का आधा भाग है वो अपने राज्य में मिलाने में सफल रहता है। ये हमने अकबर के समय देखा। फिर हमने जहांगीर की दक्षिण नीति देखी थी। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि जहांगीर के शासनकाल के अंदर है वो अहमदनगर का आधा भाग था, और बीजापुर और गोलकुंडा ये 3 प्रदेश थे जहांगीर के शासनकाल के अंदर है। तो अकबर के शासनकाल में 4 थे, और जबकि जो क्योंकि खानदेश है अकबर के साम्राज्य के अंदर का अंग बन गया था, इसलिए अब जहांगीर के शासनकाल में 3 राज्य रहते हैं, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। तो उस समय अहमदनगर का जो की सत्ता है वो मलिक अंबर के पास थी। और वो एक तरह से मलिक अंबर है वो छापामार युद्ध नीति के द्वारा है वो मुगलों से अहमदनगर का जो आधा भाग जो कि अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिलाया था वो वापस प्राप्त करने में वो सफल हो जाता है। तो जहांगीर के समय जहांगीर की नीति वो असफल रही, और वो अहमदनगर का आधा भाग है वो भी वापस है वो चला जाता है। लेकिन जो अब शाहजहाँ के शासनकाल में हम देखते हैं तो नेचुरली है अब शाहजहाँ के शासनकाल में वापस 3 दक्षिण के प्रांत हो गए, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। जो शाहजहाँ के काल के अंदर ये 3 प्रांत थे।
और शाहजहाँ ने क्या है कि 1636 के अंदर है वो बीजापुर के खिलाफ है, वो मोहम्मद जो अपनी सेना भेजी का मतलब बीजापुर के खिलाफ है, वो एक प्रकार से अभियान चलाता है और उसमें जो उसके बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह है उसको पराजित कर देता है। मोहम्मद आदिल शाह आपने देखा कि किस तरह से शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार कर लेता है और 20 लाख रुपए वार्षिक है वो कर देना स्वीकार कर लेता है। इसी तरह से गोलकुंडा बीजापुर के बाद में शाहजहाँ गोलकुंडा का अभियान करता है और यहाँ का जो शासक कुतुब शाह है वो भी शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार कर लेता है और 6 लाख रुपए वार्षिक कर है वो स्वीकार कर ले देना स्वीकार कर लेता है। तो इस तरह से शाहजहाँ के शासनकाल के अंदर क्या है कि बीजापुर और गोलकुंडा है वो अहमदनगर जो बीजापुर और गोलकुंडा है वो मुग़ल साम्राज्य का अंग बन जाते हैं और जो अहमदनगर है वो को पूर्ण रूप से है वो मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि शाहजहाँ के शासनकाल में अहमदनगर मुग़ल साम्राज्य का अंग बन जाता है और बीजापुर और गोलकुंडा है वो कर देना स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात मुग़ल अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब जहाँ तक औरंगजेब का प्रश्न है, औरंगजेब के पास आते हैं दक्षिण नीति में। तो औरंगजेब की दक्षिण नीति है वो 2 उद्देश्य से प्रेरित थी। एक उद्देश्य तो उनके पूर्ववर्ती शासक जो अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ ने जो साम्राज्यवादी नीति अपनाई वो नीति तो उसकी थी। इसके साथ साथ एक 2 विचारधाराओं का भी संघर्ष था, क्योंकि इस समय औरंगजेब के समय में वो 3 प्रदेश थे जिसमें जो बीजापुर और गोलकुंडा के प्रति जो औरंगजेब की जो नीति थी वो एक प्रकार से विचारधारा की थी, क्योंकि बीजापुर और गोलकुंडा के अंदर दोनों के अंदर शिया संप्रदाय के शासक थे और जो 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 औरंगजेब है वो सुन्नी संप्रदाय का शासक था, सुन्नी संप्रदाय को मानने वाला था। तो ऐसी स्थिति में वो शिया संप्रदाय की सत्ता को समाप्त करना चाहता था। तो इस तरह से क्या है कि औरंगजेब है वो दक्षिण भारत के अंदर जो बीजापुर और गोलकुंडा के शासक थे वो ईरान के जो शासक है उसके प्रति स्वामित्व रखते थे, इसलिए वो उसको समाप्त करना चाहता था। तो औरंगजेब के समय मैंने आपको बताया कि दक्षिण के अंदर 3 शक्ति थी, बीजापुर, गोलकुंडा और मराठा। तो सबसे पहले औरंगजेब क्या करता है कि 3 शक्तियाँ थी, बीजापुर और गोलकुंडा और मराठा, 3 शक्तियाँ थी। तो क्योंकि अहमदनगर को तो शाहजहाँ ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन एक तीसरी शक्ति है वो औरंगजेब के समय में उदय हो जाता है शिवाजी के नेतृत्व में, मराठा। तो औरंगजेब के समय में दक्षिण की 3 शक्ति थी और उसमें एक तो बीजापुर है। बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए जो सैनिक अभियान है, पहले 3 सैनिक अभियान है वो औरंगजेब ने भेजे, जिसमें मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में और बहादुर खां के नेतृत्व में और दिलेर खां के नेतृत्व में 3 सैनिक अभियान भेजे। लेकिन ये तीनों सैनिक अभियान है जब बीजापुर को मुगल साम्राज्य का अंग बनाने में असफल रहते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर औरंगजेब खुद जाता है बीजापुर और 1686 के अंदर 86 के अंदर बीजापुर पर आक्रमण करता है और वह बीजापुर के शासक सिकंदर जो आदिल शाह था उसको वो पराजित कर देता है और 1686 के अंदर है वो बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। इसके पश्चात औरंगजेब है वो 1687 के अंदर औरंगजेब गोलकुंडा पर आक्रमण करता है और उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन था और उसको वो बंदी बना लेता है और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में 1687 में मिला लेता है। तो कहने का मतलब है कि बीजापुर और गोलकुंडा जो शिया संप्रदाय को मानने वाले थे, जिसमें बीजापुर का सिकंदर आदिल शाह और गोलकुंडा का अबुल हसन है, इन दोनों जो शासक है उनको पराजित कर करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लेता है। बीजापुर और गोलकुंडा मुगल साम्राज्य का अंग बन जाते हैं। लेकिन एक तीसरी शक्ति थी मराठा, जिसका अंदाज़ा है वो औरंगजेब ने गलत लगाया और औरंगजेब ने शिवाजी को एक प्रकार से एक जमींदारी माना। तो ऐसी स्थिति में जो शिवाजी है उसको जो उसके नेतृत्व में जो मराठा शक्ति का जो उदय हो रहा था उसको उसकी शक्ति का दमन करना भी शिवाजी के लिए औरंगजेब के लिए आवश्यक था। इसलिए औरंगजेब ने पहले शिवाजी की शक्ति का दमन करने के लिए अपने प्रिय जो एक रिश्तेदार था शाइस्त खां उसको भेजता है 1663 में और 1663 में औरंगजेब है वो क्या करता है कि पहले औरंगजेब को औरंगजेब वो शाइस्त खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त कर देता है और जो दक्षिण का गवर्नर नियुक्त होते हुए शाइस्त खां है वो दक्षिण के अंदर है वो रात को है वो जो क्या करना चाहिए जो शिवाजी है उसके शिविर पर वो आक्रमण करता है और एक तरह से जो शिवाजी है उस समय पूना के अंदर किले के अंदर थे। तो शिवाजी ने जो शाइस्त खां ने जो शिवाजी पर जो रात्रि को आक्रमण किया, रात को आक्रमण करता है और ऐसी स्थिति में जो किले का जो पहरेदार था वो जसवंत सिंह था और शाइस्त खां है वो भाग जाता है, लेकिन उसका एक पुत्र और एक जो उसकी जो 3 उंगलियां वो गंवा देता है।
तो इसका शाहिद खान के रात्रि आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि औरंगजेब वो शाहिद खान से बहुत नाराज़ हो जाता है और उसको दक्षिण के गवर्नर के पद से हटा देता है और बाद में बंगाल का गवर्नर बना देता है। और तो ऐसी स्थिति में जो मुगल सेना के अंदर शिवाजी का आतंक फैल जाता है और एक तरह से मुगलों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है। तो ऐसी स्थिति में औरंगजेब नाराज़ होता है शाहिद खान से और औरंगजेब अपने प्रिय अपने सबसे विश्वास पात्र जो सूबेदार था मिर्ज़ा रज़ा जयसिंह, उसको दक्षिण का गवर्नर है वो शाहिद खान के स्थान पे बना देता है। शाहिद खान है वो सॉरी मिर्ज़ा रज़ा जयसिंह है वो शिवाजी पर आक्रमण करता है और शिवाजी का जो किला है पुरंदर है उसको वो पूरी तरह से घेर लेता है। तो जब पूरी तरह से जो घेर लेता है तो एक ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि शिवाजी को है वो 22 जून 1665 को है वो एक संधि करनी पड़ती है मिर्ज़ा रज़ा जयसिंह और जो क्या कहना चाहिए शिवाजी के बीच के अंदर है। 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है और उस पुरंदर की संधि के अंतर्गत शिवाजी मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है और शिवाजी के जो व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में उपस्थित होने पर छूट दे दी जाती है। किंतु शिवाजी का जो पुत्र संभाजी है वो 5000 जो घुड़सवारों के साथ मुगलों की सेवा में रहेगा, ये प्रावधान किया जाता है। इसके साथ साथ शिवाजी के जो 35 किलो में से 23 किले हैं और उससे जुड़ी 4 लाख हून की जो प्रदेश है वो भी मुगलों को वो सौंप दिया जाता है। तो और इसके अलावा 12 किले और उससे 1 लाख रुपये हून की आय वो शिवाजी को दे दी जाती है। तो अगर मुगल बीजापुर पर आक्रमण करेंगे तो शिवाजी बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सहायता करेंगे। ये एक तरह से इस पुरंदर की संधि में प्रावधान होता है और इस संधि का महत्व ये है कि शिवाजी है वो मुगल अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अपने राज्य का 2/3 भाग मुगलों को सौंप देते हैं। तो कहने का मतलब है कि शिवाजी की जो मिर्ज़ा रज़ा जयसिंह है या औरंगजेब हम कहें कि शिवाजी को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए वो एक तरह से बाध्य कर देता है और शिवाजी मिर्ज़ा रज़ा जयसिंह मना करके उसको मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए कहता है कि औरंगजेब बड़ा अच्छा शासक है, आप उससे मिलें, वो आपको सब माफ़ कर देगा। लेकिन औरंगजेब का जब शिवाजी का मुगल दरबार के अंदर यथोचित सम्मान नहीं प्राप्त हुआ तो ऐसी स्थिति में किस तरह से वो छिप करके है, मिर्ज़ा रज़ा जयसिंह ने वादा किया था कि मैं वापस पहुँचाऊँ, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो शिवाजी है वो वापस है वो महाराष्ट्र आ जाते हैं। और जैसा आप देखेंगे कि शिवाजी वाले चैप्टर में कि 1674 के अंदर वो एक स्वतंत्र महाराष्ट्र के अंदर या हम कहें कि दक्षिण के अंदर एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करते हैं शिवाजी, क्योंकि औरंगजेब ने उसके साथ यथोचित व्यवहार नहीं किया। लेकिन उसके बाद में शिवाजी की 1680 के अंदर मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु के बाद के अंदर संभाजी है वो शासक बनते हैं और संभाजी का मुगलों के साथ है वो संघर्ष होता है। लेकिन संभाजी की मृत्यु के बाद में विभिन्न मराठा सरदार हैं जिसमें राजा राम है, ताराबाई है आदि, सब अपने आप को स्वतंत्र कर देते हैं और इन सब के साथ संघर्ष करना वो औरंगजेब के लिए बहुत ही मुश्किल काम रहता है। लेकिन वो अब अपनी मृत्यु तक 1607 तक वो दक्षिण के अंदर ही रहते हैं इन मराठा शक्ति का दमन करने के लिए। और 1707 के अंदर ही थकान के कारण से हैं वो इतना थक जाते हैं कि 1707 के अंदर औरंगजेब की है वो दक्षिण के अंदर ही जो है वो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उनकी इच्छानुसार है औरंगजेब की इच्छानुसार है वो जो क्या कहना चाहिए अहमदनगर के अंदर शिवाजी की 1707 में मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के इच्छानुसार औरंगजेब को दक्षिण के औरंगाबाद है उसमें दफनाया जाता है। औरंगजेब की इच्छा थी कि उसकी कब्र पर कोई मकबरा नहीं बनाया जाए, इसलिए आज भी उस पर कोई मकबरा नहीं है और इसकी अंतिम इच्छा अंतिम इच्छा है वो पूरी कर दी जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औरंगजेब की जो दक्षिण नीति है वो एक प्रकार से उसके लिए नासूर सिद्ध हुई और दक्षिण नीति है वो औरंगजेब के पतन का बहुत बड़ा कारण बना। तो इस प्रकार औरंगजेब की दक्षिण नीति है वो एक तरह से जैसे नेपोलियन के लिए स्पेन नासूर सिद्ध हुआ, उसी तरह से औरंगजेब के लिए दक्षिण उसके लिए नासूर सिद्ध हुआ और वो अपने लाइफ का ज़्यादातर भाग है वो दक्षिण के विद्रोह का दमन करने के अंदर ही व्यतीत करता है। लेकिन दक्षिण के विद्रोह का वो दमन करने के अंदर एक तरह से असफल रहता है और 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर है औरंगजेब की जो दूसरी नीति है जिसमें राजपूतों की प्रतिनीति है या सिखों की प्रतिनीति है, जो विभिन्न विद्रोह होते हैं या धार्मिक नीति है, जो आगे के चैप्टर में कल हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।